नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। देखिए दोस्तों, आज हम आंग्ल भारतीय समुदाय के बारे में समझते हैं कि संविधान में इनके बारे में कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिनमें इनके लिए व्यवस्थाएं की गई है और क्या वर्तमान में वो व्यवस्थाएं अभी भी मौजूद है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आंग्ल भारतीय समुदाय। देखिए, आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित जितने अनुच्छेद हैं उनको आज हम पढ़ेंगे और वो अनुच्छेद भाग 16 में स्थित है। तो आज जितने भी अनुच्छेद पढ़ेंगे वो भाग 16 से संबंधित है। तो पहले समझिए कि आंग्ल भारतीय समुदाय किसको कहते हैं। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उससे पहले भी हमारे देश में अंग्रेज रहते थे। तो कुछ अंग्रेज तो, लगभग सभी अंग्रेज तो अपने देश भाग गए, लेकिन कुछ अंग्रेज भारत में भी बच गए थे। तो उन्हीं ने यहीं पर ही विवाह कर लिया और उनकी जो संतानें थी वो आंग्ल भारतीय समुदाय कहलाई, उनके व्यक्तियों को। यानी कि जो न तो पूरा भारतीय है और न ही पूरा अंग्रेज, जिसमें थोड़े गुण तो अंग्रेजों के हैं और थोड़े गुण भारतीयों के हैं, तो उसी को अपन आंग्ल भारतीय समुदाय बोलते हैं। तो जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया तो उस समय उन्होंने महसूस किया कि इस समुदाय के लोगों को भी हमें कुछ राजनीतिक अधिकार देने चाहिए, कुछ लोकसभा में, संसद में अधिकार देने चाहिए, ताकि इन लोगों के अधिकारों के मुद्दों को भी एक तरह से उठाया जा सके। तो कौन कौन से अनुच्छेद जिनमें इनको विशेष अधिकार दिए गए उनको एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए अनुच्छेद 331 को। अनुच्छेद 331 कहता है कि यदि हमारे भारत के राष्ट्रपति को यह लगता है कि लोकसभा में इस समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी कि भारत में जहां पर आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग रहते तो उनको मुद्दों को भी उठाने के लिए कोई ना कोई तो लोकसभा में होना चाहिए ना, संसद में होना चाहिए, ताकि उनकी समस्याओं को संसद में उठाया जा सके। तो अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इनका प्रतिनिधित्व संसद में कम है तो लोकसभा में 2 सदस्य जो कि आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित होंगे, तो इन्हीं समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में सांसद नियुक्त कर सकता है। और इन व्यक्तियों को सांसद राष्ट्रपति नियुक्त करेगा ना, इसके लिए चुनाव की कोई जरूरत नहीं होगी। इसी समुदाय के कोई 2 सदस्य होंगे तो उनको राष्ट्रपति सांसद नियुक्त कर देगा। वैसे तो होता क्या है कि राष्ट्रपति वही करता है जो उसकी मंत्रिमंडल बोलती है। वैसे यही होता है कि जो 2 सदस्य हैं वो उसी पार्टी में शामिल होते हैं जिस पार्टी की सरकार होती है। जैसे 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी तो बीजेपी जो सदस्य थे वो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की थे। आंग्ल भारतीय समुदाय के जो 2 सदस्य थे, और उससे पहले जो 2009 में चुनाव हुए थे तो 2009 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो उस समय कांग्रेस की सरकार ने जो 2 सदस्य नियुक्त किए गए थे वो सदस्य कांग्रेस पार्टी के थे। तो एक तरह से ये 2 सदस्य सरकार को सहायता देने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। हालांकि समुदाय से नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उसी पार्टी के होते हैं। अब दूसरा अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 333। तो अनुच्छेद 333 में यह व्यवस्था की गई है, यह राज्यों की विधानसभाओं में उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए है। मान लीजिए कोई राज्य है, उस राज्य में कुछ लोग आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं, तो उनका मुद्दा उठाने के लिए, उनकी समस्याओं को उठाने के लिए कोई ना कोई तो विधानसभा में मौजूद होना चाहिए ना। तो इसीलिए अनुच्छेद 333 कहता है कि राज्यपाल को ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्ति की जरूरत है कि इस समुदाय के लोग राज्य में तो रहते हैं लेकिन इनका मुद्दा उठाने के लिए कोई भी व्यक्ति विधानसभा में नहीं है। तो राज्यपाल ऐसे एक व्यक्ति को विधानसभा में एमएलए नियुक्त कर सकता है। एमएलए का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधायक नियुक्त कर सकता है। और यह भी इसी समुदाय का होगा, क्योंकि इसी समुदाय के मुद्दों को तो उठाना, इसी समुदाय के अधिकार देना है। तो इसीलिए राज्यपाल एक व्यक्ति को विधायक नियुक्त कर सकता है। यह व्यवस्था अनुच्छेद 333 के तहत है। हमारे संविधान निर्माताओं ने 2 और अनुच्छेद इनके लिए बनाए थे, अनुच्छेद 336 और 337। 336 में यह व्यवस्था की गई थी कि भारत में रेल में, डाक सेवाओं में, इन नौकरियों में इस समुदाय के लोगों को कुछ पद दिए जाएंगे, यानी कि नौकरी देने के लिए कुछ फिक्स पदों को फिक्स कर दिया कि इन पदों पर तो यही नौकरी करेंगे। तो उन पदों को
इस संविधान में लिख दिया कि इतने पदों पर तो इस समुदाय के लोग ही नौकरी करेंगे। तो ये नौकरी की व्यवस्था करने के लिए अनुच्छेद 336 था। और अनुच्छेद 337 कहता था कि यदि कोई विद्यालय या शिक्षा देने का संस्थान है, उसमें इस समुदाय के लोग मतलब बच्चे पढ़ते हैं, तो उस शिक्षा संस्थान को राज्य सरकार भी सहायता देगा धन के रूप में, और केंद्र सरकार भी पैसे से सहायता देगी। तो ये तो शिक्षा से संबंधित था। देखिए, तो 4 अनुच्छेद आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को अधिकार देने के लिए स्थापित किए गए थे, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 336 और 37 को इस तरीके से बनाया कि हर 3-3 साल में, कुछ सालों में इसका प्रभाव कम होता जाएगा, और आने वाले 10 सालों में यानी कि 1960 तक आते आते तो बिल्कुल ये दोनों समाप्ति हो गई, इनका प्रभाव समाप्त हो गया। क्योंकि अनुच्छेद 336 और 337 उसमें ये लिखा था कि 336 के जो प्रभाव है वो संविधान लागू होने के 10 साल बाद समाप्त हो जाएंगे, और संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो 1950 में 10 जोड़ेंगे तो 1960, तो 1960 के बाद 1960 में अनुच्छेद 336 समाप्त हो गया। इसी प्रकार इसमें भी यही लिखा था कि 10 साल बाद में ये समाप्त हो जाएगा, तो ये भी 1960 में समाप्त हो गया। बचे केवल 2 अनुच्छेद, अनुच्छेद 331 और 333। देखिए, अब समझते हैं कि संविधान लागू होने से आज तक अनुच्छेद 331 और 333 इन दोनों अनुच्छेदों को किस प्रकार से प्रभावित किया जा रहा है और कब तक ये लागू रहेंगे, क्या वर्तमान में समाप्त हो गए हैं और किस प्रकार इनको समाप्त किया गया है, तो उसको भी समझते हैं। देखिए, अनुच्छेद 334 में क्या गया है कि 334 से पहले जो अनुच्छेद आ रहे हैं, अनुच्छेद 331 और 333, उसमें आंग्ल भारतीय समुदाय के बारे में जो व्यवस्थाएं की गई है वो कितने वर्षों तक लागू रहेगी उसके बारे में लिखा गया है। कितने वर्षों तक लागू रहेगी? संविधान लागू होने के 10 वर्ष तक उपबंध समाप्त हो जाएंगे, यानी कि जो व्यवस्थाएं लागू की गई ना 31 में और 33 में, तो वो व्यवस्थाएं 10 वर्ष तक समाप्त हो जाएगी। ये तो हमारा जो मूल संविधान बनाया था हमारे संविधान निर्माताओं ने, उसमें लिखा था, यहां पर 10 लिखा था। तो उसके बाद में जो नई सरकारें बनी, पहला चुनाव हुआ था 1951-52 में, तो उसकी जो सरकारें बनी और बाद की जो सरकारों ने किस प्रकार संविधान संशोधन किया और इसको किस प्रकार चेंज किया और वर्तमान में इस प्रावधान को किस प्रकार समाप्त किया, उसको भी समझते हैं। देखिए, संविधान निर्माताओं ने इसकी व्यवस्था संविधान लागू होने के 10 वर्ष बाद तक कर दी थी। तो संविधान लागू हुआ 1950 को, तो उसमें 10 जोड़ेंगे तो 1960 तक। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने 1960 तक की तो व्यवस्था कर दी थी। तो 1960 तक ये व्यवस्था खत्म होने वाली थी, इसलिए 8वां संविधान संशोधन किया गया। उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने 8वां संविधान संशोधन करके इस अवधि को 1970 तक बढ़ा दिया, यानी कि 10 वर्ष तक 10 वर्ष बढ़ाया। तो यहां पे क्या लिखना पड़ा? यहां पे 20 लिख दिया। तो यह उपबंध कब समाप्त होंगे? संविधान लागू होने के 20 वर्ष तक उपबंध समाप्त हो जाएंगे। तो 1950 में 20 जोड़ेंगे तो 1970। देखिए, 8वें संविधान संशोधन के तहत यह व्यवस्था 1970 तक बढ़ गई। तो 1970 में जैसे समय आया 1970, तो ये अवधि भी समाप्त होने वाली थी। तो 1970 से पहले एक और संविधान संशोधन किया, 23वां संविधान संशोधन, और इस व्यवस्था को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया। तो अब व्यवस्था हो गई 1980 तक की। तो यहां पे लिख दिया 30। तो अब ये उपबंध कब समाप्त होंगे? 30 वर्ष तक समाप्त हो जाएंगे। तो 1980 तक हो गई। फिर से जैसे 1980 आया, तो उससे पहले इसकी अवधि को बढ़ाना था। तो उस समय की जो सरकारें थी उन्होंने इस अवधि को बढ़ाया और 45वां संविधान संशोधन किया। इससे इसको 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया और ये व्यवस्था 1990 तक बढ़ गई।
कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 45वें संविधान संशोधन के तहत। तो जैसे जैसे 1990 भी आया तो 1990 के पहले ही इसको बढ़ाना था इस अवधि को, तो 62वां संविधान संशोधन किया और इस अवधि को 10 वर्ष और बढ़ा दिया 2000 तक, वर्ष 2000 तक। तो जैसे जैसे सन 2000 आया तो उससे पहले इस अवधि को बढ़ाना था, तो 1999 में इस अवधि को बढ़ाया संविधान संशोधन के तहत। तो 79वां संविधान संशोधन किया और इस अवधि को अगले 10 वर्षों तक बढ़ा दिया। 79वां संविधान संशोधन 1999 में किया और क्या किया? 1979वें संविधान संशोधन में लिखा कि ये अवधि 2010 तक बढ़ गई है। तो 2010 कितना होता है? 1950 के बाद में 60 वर्ष, तो यहाँ पे 60 लिख दिया। तो 1950 में 60 जोड़ेंगे तो 2010। तो 79वें संविधान संशोधन में यहाँ पे 60 वर्ष लिख दिया था। तो जैसे 2010 निकट आया तो 95वां संविधान संशोधन किया गया और ये 2009 में किया गया था। 2009 में 95वें संविधान संशोधन के तहत इस अवधि को 2020 तक बढ़ा दिया और यहां पे लिखा 70 वर्ष। तो वर्तमान में 2024 वर्ष चल रहा है, लेकिन सरकार अगर इसको और 10 वर्ष बढ़ाना चाहती है 2030 तक, तो सरकार क्या करती? सरकार ने क्या करा? 2019 में एक संविधान संशोधन बिल लेकर आई जो कि दिसंबर में आया था। तो उस समय अगर सरकार इसको बढ़ाना चाहती थी, 10 वर्ष बढ़ाती, तो किस प्रकार बढ़ाती? यहां पे कितना लिखती? 80 लिख देती। तो सरकार ने क्या करा? संविधान संशोधन के तहत इसको नहीं बढ़ाया, इसको 70 का 70 ही रहने दिया। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था पीछे छूट गई और जो आंग्ल भारतीय समुदाय को जो प्रतिनिधित्व दिया जाता था वो समाप्त हो गया, क्योंकि 70 वर्ष तक ही लागू रहेगी। और 70 वर्ष कब समाप्त हो गया? 2020 तक। तो इसीलिए 2024 में भी लोकसभा में 2 सदस्यों को नहीं चुना गया और नहीं 2019 में चुना गया था। आंग्ल भारतीय समुदाय को अंतिम बार 2014 में चुना गया था। उसके बाद में किसी को भी आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य के रूप में लोकसभा में नहीं चुना गया था, न तो 2019 में और नहीं 2024 में। ठीक है, एक चीज मोस्ट इंपोर्टेंट बता देता हूं कि जो ये संविधान संशोधन किया था 8वां, 23वां, 45वां, 62वां, 79वां, 95वां और 104वां संविधान संशोधन, देखिए अगर आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि भाई जब सरकार को ये अवधि बढ़ानी नहीं थी तो फिर ये संविधान संशोधन क्यों लेके आई? देखिए इसमें एक और अलग व्यवस्था थी। अनुसूचित जाति और जनजातियों को भी जो 10 वर्ष का आरक्षण मिलता था, उस आरक्षण को भी इसी के तहत बढ़ाया जाता था। तो उस आरक्षण के बारे में एक अलग वीडियो में बताऊंगा। दोनों को हर साल हर संशोधन में बढ़ाया गया। यहां पर भी SC ST की अवधि 10 वर्ष बढ़ाई गई, यहां पर भी बढ़ाई गई, यहां पर भी बढ़ाई गई। दोनों काम एक साथ किए गए थे, लेकिन मैंने केवल आंग्ल भारतीय समुदाय के बारे में बताया है, तो इसलिए इसमें केवल आंग्ल भारतीय समुदाय के बारे में पढ़ा है हमने। तो 2019 में 104वां जो संविधान संशोधन किया था उसमें इसको 80 वर्ष नहीं किया गया, केवल 70 का 70 ही रहने दिया है, इसीलिए इसकी व्यवस्था समाप्त हो गई। और जो लोकसभा में 545 सदस्य चुने जाते थे, जिसमें 543 तो केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों से चुने जाते थे और 2 राष्ट्रपति मनोनीत करता था इस समुदाय के लोगों को, अब उनका प्रावधान समाप्त हो गया। तो जो चारों अनुच्छेद थे इस समुदाय को विशेष अधिकार देने के लिए, वो सब समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आंग्ल भारतीय समुदाय पर हमने एक पूरी जो डिटेल वीडियो बनाई थी, इसमें सब चर्चा कर ली है। तो वर्तमान में अगर आए कि लोकसभा के अधिकतम कितने सदस्य चुने जाते हैं, वर्तमान में चुने जा रहे हैं, तो 543 उसका सही उत्तर होगा। और ये आए 543 होगा ना, क्योंकि इनको तो नहीं चुना जाता, 543 ही होंगे। अगर ये आए कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य चुने जा सकते हैं, संविधान में कितने की व्यवस्था है, तो 550 की व्यवस्था है, क्योंकि पहले 552 की थी, जिनमें 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य भी थे।
तो उनको तो हटा दिया गया, तो 550 ही रह गए। 550 में से भी वर्तमान में 543 ही चुने जा रहे हैं। अभी हाल ही में मैंने 2024 का लोकसभा का चुनाव वोट दिया था, तो उसमें मैंने इन्हीं 543 सदस्यों का चुनाव किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और अच्छे टॉपिक के साथ आएंगे। ठीक है।